नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट नंबर 17वां लगाने वाले हैं। और इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारे देख पाओगे। ओके, तो चलिए हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस लिए खुलेगा? दरअसल किसानों के लिए जो है वो ये खुलेगा। ठीक है, किसानों के लिए। तो भोपाल, ग्वालियर, हरदा या बैतूल? तो इसका आंसर हो जाएगा दरअसल हरदा में। हरदा में जो है ये खुलेगा। और यह है दरअसल जो है वो किसानों को जो खेती है उसको टेक्निकल या टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए, किसानों की उपजाऊ के लिए जो है वो इंडो और इजराइल के बीच, यानी इंडिया और इजराइल के बीच जो है ये प्रोजेक्ट के तहत जो है वो मध्य प्रदेश के हरदा में। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो आपको छिंदवाड़ा और मुरैना ये दो जगह देखने को मिला था, तो ये तीसरी जगह है दरअसल। ठीक है, छिंदवाड़ा एंड मुरैना, और तीसरी क्या हो गई? हरदा हो गया। तो इन तीनों ही जगहों को नाम को याद रखना है। तो यहाँ पर जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी खोला जाएगा। तो माइक्रो इरिगेशन एंड हाईटेक एग्रीकल्चर के लिए जो है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो खोला जा रहा है। अब मैं बात करूं हरदा की, बात की जाए तो हरदा में आपको कुछ चीज़ें याद रखना है। जैसे कि सबसे पहले बात करूं तो ये नर्मदा नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो काना बाबा का मेला लगता है, कान्हा बाबा की समाधि। ठीक है, समाधि। तो ये आपको याद रखना है, कान्हा बाबा की समाधि हो गई। और यहाँ पर एक किला है जिसे जाना जाता है मकड़ई का किला, मकड़ई का किला। तो इसे भी आपको याद रखना है, हरदा से संबंधित। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जल जीवन मिशन में नंबर 1 पर रहा है? भोपाल, इंदौर, अनूपपुर या बात की जाए ग्वालियर? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर जो है वो जल जीवन मिशन में नंबर 1 पर रहा है। और यह बात की जाए देश में नंबर 1 पर रहा है। और अभी हाल ही आपको पता हो तो इंदौर को जो है वो वाटर प्लस सिटी का दर्जा भी प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर काफी वाटर देखने को मिलता है, जल, तो इसीलिए जो है इसको वाटर प्लस सिटी का दर्जा भी मिला है। तो इसे भी याद रखना है। और ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है, स्वच्छ शहर भी है। और एमपी की जो है वो मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है, मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन था, पाताल पानी, पाताल पानी रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो इसका नाम बदल के क्या, कौन किसके नाम पर रखा गया है? तो टांट्या भील के नाम पर जो है वो रखा गया है। जो आदिवासी टांट्या भील जो जननायक थे, तो उनके नाम पर जो है वो पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रख लिया गया है। ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में यहाँ पर सीएनजी, जो सीएनजी में कौन सी गैस होती है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो CH4 जिसे हम मीथेन के नाम से जाना जाता है, तो सीएनजी बायो प्लांट जो है यहाँ पर लगाया गया। और इसका उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आपने एमपीपीएससी की जो है वो सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आज लास्ट डे है, इसके बाद जो है वो प्राइस बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 12 मंथ 24 मंथ का है। तो अभी करंट प्राइस जो है वो 11-16 हज़ार है। ठीक है, लेकिन अगर आप 1 अप्रैल के बाद जो है इसकी सीधे सीधे जो है वो प्राइस बढ़ जाएंगी। तो आज ही का दिन है, अगर आपने नहीं लिया है तो आपको GE10 कोड यूज करना है, और यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस पर भी। ओके, एंड आपको बता दूं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, यहाँ पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा आपको MPSI, MP पुलिस, पटवारी और जेल पैरी के। अगर आप जो है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपको कोड जो है वो GE10 ही यूज करना है, तो 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। 6 मंथ और 12 मंथ का जो है यहाँ पर अलग अलग जो है वो कोर्सेज हैं आपके लिए। तो जो आप प्रेफर करते हो उसके लिए आप ले सकते हो। अभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर लेते हो MPPSC एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या रहेगा? एक मेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि आपको ऑडियो कॉल के माध्यम से कनेक्ट होगा। और यहाँ पर आप एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है, स्ट्रेटेजी है, एडवांस की गाइडलाइंस है, वो आप यहाँ पर डिस्कस कर पाओगे एजुकेटर के साथ। तो सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी।
अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस दोनों होती हैं। फ्री क्लासेस में आपको लिमिटेड सिलेबस, मॉक टेस्ट, ये सब चीज़ें प्रोवाइड होता है, लेकिन प्लस क्लास अगर आप खरीदते हो तो यहाँ पर आपको फुल सिलेबस कराया जाएगा। एमपीपीएससी प्री, मेंस, आंसर राइटिंग, एमपीएसआई, पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट, जेल, पैरी, इन सब के लिए अनलिमिटेड मॉक टेस्ट रहेंगे। प्रत्येक सेशन की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बेनिफिट क्या रहेगा सब्सक्रिप्शन लेने से? आपको लाइव क्लासेस रहेंगी, डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट आपको बैच प्रोवाइड कराए जाएंगे, डाउट सेशन, क्लियर सेशन होंगे। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन आप दोनों ही तरीके से देख पाओगे वीडियो को और डाउनलोड भी कर पाओगे। पीडीएफ, नोट्स वगैरह ये सब चीज़ें आपको प्रत्येक सेशन की प्रोवाइड हो जाएंगी। ये फ्री टेस्ट है, इसमें आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है 1 से 3 वालों को 50% का, और बाकी के जो है वो 4 से 100 रैंक वालों को जो है वो 25% का डिस्काउंट मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा दरअसल यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप वाले हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड आप की बात की जाए तो ये एमपीपीएससी प्रीलिम का 30 मार्च से जो है वो स्टार्ट होने वाला है बैच, तो इसे आप जो है वो बाय कर सकते हो। ये वाई लैंग्वेज रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए रहेगा। तो ये 31 मार्च जो है ये स्टार्ट होने वाला है। पटवारी का होने वाला है 1 अप्रैल से। तो पटवारी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है यहाँ पर 1 अप्रैल से जो है वो ये बैच स्टार्ट होने वाला है, तो इसे आप ले सकते हो। मार्च अप्रैल में बात की जाए, मार्च में देखिए, मार्च में जो है वो ये बैच जो है वो स्टार्ट चुके हैं, तो 30 मार्च को जो है ये 100 डेज का रिवीजन जो है वो एमपीपीएससी का होने वाला है, और बाकी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। अप्रैल में बात की जाए तो 1 अप्रैल से पटवारी का, 4 अप्रैल से एमपीएसआई का कंप्लीट बैच कोर्स जो है यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। एमपीपीएससी के हैं ये 8 मंथ के फाउंडेशन बैच हैं, 6, 13, 20 और 27 अप्रैल को ये जो है वो बैच स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम, मेंस और आंसर राइटिंग सभी आपको कराई जाएगी। तो आप लोग को करना क्या है, अनअकैडमी का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है, और आपको यहाँ पर देख सकते हो ये जो है प्राइस दी हुई है, ये अलग अलग मंथ की है, पर इतना पे नहीं करना है आपको GE10 को यूज करना है, और आपको सीधा सीधा यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप ले सकते हो, लिमिटेड टाइम के लिए जो है ये ऑफर है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या इनमें से कोई नहीं? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नीरज चोपड़ा आपको पता हो तो जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे तो उन्होंने जो है वो इसमें गोल्ड जीता था, और पहले जो है वो एक ही गोल्ड जो है वो लगा था हाथ, जो कि नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है वो जीता गया था। नीरज चोपड़ा दरअसल जो है ये भाला फेंक से संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है, तो इसको याद रखना है। इनको जो है हाल ही में जो है वो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, और इनको जो है वो जो राजीव गांधी खेल रत्न है, जिसका नाम बदल के जो है वो मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है, तो ये भी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। टोक्यो ओलंपिक की जो है एक देखिए, और एक खिलाड़ी को और याद रखना है आपको, अवनी लखेरा। ठीक है, ये शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग, और ये पैरा एथलीट हैं। ठीक है, पैरा दिव्यांग खिलाड़ी हैं, और इन्होंने जो है वो पैरा ओलंपिक में, टोक्यो पैरा ओलंपिक जो हुए थे उसमें जो है इन्होंने गोल्ड जीता था। तो ये शूटिंग से संबंधित है, इनको भी जो है वो अवार्ड से, पद्मश्री अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है, तो याद रखना है। मैं आपको एक बार बता दूं, जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, पहली बात तो देखिए, एक 48 और 24, तो 48 स्थान जो प्राप्त किया था वो आपको देखने को मिलेगा, जो टोक्यो ओलंपिक है, और एक पैरा ओलंपिक है। तो ये टोक्यो हो गए और ये हो गया पैरा ओलंपिक। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, तो ओलंपिक दोनों ही जो है ये जापान में हुए थे। इसमें टोटल जो है वो 7 पदक जीते थे, और इसमें जो है वो 19 पदक जीते थे, 1, 2, 4। ठीक है, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और ब्रॉन्ज हो गया। तो ये जो है वो टोक्यो ओलंपिक के द्वारा जीता गया था। एक गोल्ड जो है वो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। वही बात की जाए पैरा ओलंपिक में, तो पैरा ओलंपिक की बात की जाए तो 5, 8 और 6 टोटल जो है वो 19 जो है वो ये पदक किए गए थे। तो 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जो है वो जीते गए थे। तो इन सबको आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो टोक्यो ओलंपिक थे वो कौन से क्रम के थे, तो ये 32वें क्रम के थे, 32वें क्रम के। ठीक है, और 16वें क्रम के जो थे वो पैरा ओलंपिक थे। तो देखिए, सीधा सीधा आपको आधा कर देना है। पैरा ओलंपिक जो हुए थे तो वो 16 के, और टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे वो 32 के। और स्थानों की अगर बात करूं, स्थान की, तो टोक्यो ओलंपिक में 48वें स्थान पर रहा था भारत, और पैरा ओलंपिक जो है वो 24वें स्थान पर रहा था। तो ये भी याद करना, बस आपको ये जो पदक है वो आपको याद रखना है, और खिलाड़ी के नाम याद रखना है, नीरज चोपड़ा।
तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से ही आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, मॉस्को, ब्रुसेल या जकार्ता? अभी हाल ही में जो है वो करंट में नाटो काफी चर्चा में रहा है, ठीक है, काफी जो है वो चर्चा में रहा, क्योंकि अभी यूक्रेन और रशिया के बीच जो है वो युद्ध जो है वो चल रहा है। तो ये नाटो का आपसे पूछा जाएगा। नाटो का मुख्यालय दरअसल जो है वो ब्रुसेल बेल्जियम में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना या फाउंड कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 1949 में जो है फाउंड हुआ था, ठीक है। हेडक्वार्टर मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी लैंग्वेज आपसे पूछ लिया, LANGUA लैंग्वेज, तो एक तो इंग्लिश है और दूसरी जो है वो फ्रेंच है, ठीक है। दो लैंग्वेज जो है वो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इनको आपको याद रखना है। इनके सदस्य की संख्या की बात की जाए तो सदस्य देश कितने हैं? 30 सदस्य, 30 देशों के सदस्य, 30 देश जो है इसमें शामिल है नाटो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी आपसे ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, मनीला फिलीपींस में है। एंड आपको बता दूं, आसियान, आसियान जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। एंड WTO, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा, ठीक है, इसका जिनेवा में है। UNP, ठीक है, नैरोबी केन्या, नैरोबी केन्या में जो है इसका हेडक्वार्टर है। एंड यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। ओपेक का जो है वो आपको वियना में मिलेगा। तो यूनिसेफ कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और बात की जाए तो ओपेक का जो है वो वियना। तो इतने भी जो हेडक्वार्टर हैं, जो आपको लूसेंट में जो आपको दिया हुआ है मिसलेनियस में, तो जितने भी हेडक्वार्टर हैं, कब क्या फाउंड किए गए थे, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको आपको याद रखना है। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। तो फिलहाल तो ये वाला क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाटो का मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है, फाउंडेशन आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन तुगलक? दरअसल गयासुद्दीन तुगलक ऐसा होना चाहिए, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक या बख्तियार खिलजी। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, शुद्ध अरबी जो सिक्के थे वो दो तरह के थे। एक चांदी के थे, ठीक है, चांदी के सिक्के थे, और एक तांबे के थे। चांदी के जो है वो उनको कहा जाता था टाका, चांदी टंका कहा जाता था, ठीक है। और जो तांबा का था उन्हें कहा जाता जीतल, ठीक है, चीतल। तो ये दोनों ही जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा जो है शुरू की गई थी। ये शुद्ध सिर्फ अरबी सिक्के थे। तो इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश का शासक था, गुलाम वंश की जो स्थापना हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है वो की गई थी। और इसमें जो उत्तराधिकारी जो था उसका इल्तुतमिश था। तो रियल फाउंडर जो आपसे पूछी जाए तो इल्तुतमिश है, लेकिन संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है वो जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन उसका जो कार्य पूरा बनवाया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा ही जो है वो बनवाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। बख्तियार खिलजी जो था वो ऐबक का जो है वो एक सेनानायक था। और बख्तियार खिलजी ने ही जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको जो है वो जला दिया था, उसको ध्वस्त कर दिया गया था। तो बख्तियार खिलजी, ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो शुद्ध अरबी के सिक्के जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किए गए थे। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल पढ़ाई को हिंदी माध्यम में करने की घोषणा की थी? बेसिकली जो मेडिकल जो MBBS डॉक्टर होते हैं या मेडिकल की जो पढ़ाई होती है वो इंग्लिश मीडियम में रहती है। तो ये जो है वो किसके सरकार के द्वारा अब हिंदी माध्यम में? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। पहला राज्य है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या पंजाब? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हिंदी माध्यम में मेडिकल पढ़ाई जो है वो करने की घोषणा की गई। ये हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा जो है वो ये कहा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला, इरेन पुल जो एक स्नान पुल है ये कहाँ पर स्थित है? पचमढ़ी में, चंबल में, खजुराहो में या भेड़ाघाट में? तो इरेन पुल आपको देखने को मिलेगा ये पचमढ़ी में, ठीक है। तो पचमढ़ी में है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। पचमढ़ी आपको पता हो तो ये सतपुड़ा, सतपुड़ा में पाई जाती है, सतपुड़ा के वनों में। और कहाँ पर? होशंगाबाद में, होशंगाबाद। होशंगाबाद के नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया है। पहले नर्मदापुरम ही था, तो होशंग शाह के द्वारा जब होशंगाबाद कर दिया गया था तो अब सरकार के द्वारा फिर से नर्मदापुरम कर दिया गया है।
तो होशंगाबाद में ही जो है पचमढ़ी है। यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, यहीं पर धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और यहाँ पर पचमढ़ी में आपको देखिए, पचमढ़ी में काफ़ी चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पांडव की गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर पांडव की गुफाएं हो गई, ठीक है। वी फॉल हो गया, वी फॉल, वी फॉल और जमुना फॉल। तो वी फॉल और जमुना फॉल दोनों ही जो है वो एक ही है, एक दूसरे के नाम है। वी फॉल को ही जमुना फॉल कहा जाता है और जमुना फॉल को ही जो है वो वी फॉल कहा जाता है। यहाँ पर एक राजेंद्र गिरी, राजेंद्र राजेंद्र गिरी, ठीक है। राजेंद्र गिरी यहाँ पर एक पर्यटन स्थल है या चोटी है, ठीक है, चोटी है। तो ये जो है वो प्रशियन जो बात की जाए तो आपको राजेंद्र गिरी चोटी जो है वो यहीं पर देखने को मिलेगी। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक पॉइंट है फोरशित करके पॉइंट, तो ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो रेरन पुल जो कि शांत पुल है पचमढ़ी पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पर्यटन, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन ग्वालियर में, भोपाल में, इंदौर में, या बात की जाए आपको जबलपुर में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम या राज्य मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, दोनों ही जो है वो एक ही नाम है। ये आपको देखने को मिलेगा भोपाल में, ठीक है। इसकी स्थापना आपसे पूछी जा सकती है, 1978 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो भोपाल में जो है ये स्थित है, तो इम्पोर्टेंट है। भोपाल में आपको वन विहार, वन विहार नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, जो कि पहला ISO सर्टिफिकेट द्वारा जो है इसको प्राप्त है। और ऐशबाग स्टेडियम देखने को मिलेगा, स्टेडियम। तात्या टोपे भी स्टेडियम जो है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो दोनों ही याद रखना है, ऐशबाग स्टेडियम और तात्या टोपे स्टेडियम। बाकी और भी चीज़ें हैं, राजा भोज की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर जो बेगम है, जैसे कि भोपाल में जो काफ़ी बेगम रही थी, ठीक है, बेगम कुशदिया बेगम हो गई, कुदसिया बेगम, और सिकंदर जहाँ बेगम, सिकंदर जहाँ बेगम, एंड आपको शाहजहाँ बेगम और खुसरो जहाँ बेगम। शाहजहाँ बेगम, खुसरो, ये जो है वो आपको भोपाल की रियासत की शासिका रही थी। कुशदिया बेगम, सिकंदर जहाँ बेगम, शाहजहाँ बेगम, खुसरो बेगम और साजिदा सुल्तान बेगम, साजिदा सुल्तान। तो पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये क्रम आपको याद रखना है। क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसी क्रम से आपको याद रखना है। पहली नंबर पर कुशदिया बेगम, सिकंदर जहाँ बेगम एंड शाहजहाँ बेगम, खुसरो जहाँ बेगम और बेगम साजिद सुल्तान। तो इन सबको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। एंड भोपाल में अभी जो रेलवे स्टेशन था हबीबगंज, हबीबगंज, इसका नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया, रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, जो कि पहला प्राइवेट स्टेशन है जो कि एयरपोर्ट के स्टाइल में बनाया गया है। तो इसी भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा जो है ये किस आंदोलन में दिया था? चंपारण सत्याग्रह में, या सहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, या भारत छोड़ो आंदोलन में? तो करो या मरो का नारा जो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था वो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। 8 अगस्त 1942 की बात है ये, तो इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी ने जो पहला सत्याग्रह किया गया था चंपारण के द्वारा शुरू किया गया था, ये 1917 में हुआ था दर्शक, ठीक है, 1917 में। ये 1920 में हुआ था, ये 1930 में। तो इन सबको आपको याद रखना है। चंपारण सत्याग्रह जो कि पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी का, ठीक है। असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि 1920 में जो है वो 1922 में जो चोरा चोरी कांड है वो हो गया था।
तो इस वजह से जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। फिर सौभाग्य आंदोलन शुरू किया गया था 1930 में, जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो है वो ये शुरू किया गया था। ठीक है, एक आपसे पूछा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन था, अधिवेशन 1924 का, जो कि बेलगांव में हुआ था, इसमें जो है वो महात्मा गांधी ने जो है वो अध्यक्षता की थी। तो पहली बार जो, और फर्स्ट बार और आखिरी टाइम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जो अधिवेशन में जो है इन्होंने भाग लिया था वो 1924 में लिया था। फिर उसके बाद 1925 में जो है वो सरोजनी नायडू ने लिया था, जो कि प्रथम भारतीय महिला रही थी। ठीक है, सरोजनी नायडू, जो कि कानपुर में हुआ था। बेलगांव जो है ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक है, तो कर्नाटक भी आपको लिखा मिल सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी सहजानंद या आत्माराम पांडुरंग। इसके दो तीन जो है वो नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एक तो यहाँ पर इसका आंसर दरअसल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है वो किया गया था। और एम.जी. रानाडे और देवेंद्र नाथ ठाकुर, रानाडे और देवेंद्र नाथ ठाकुर, तो इन तीनों को याद रखना है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नाम लिखा मिल सकता है, जैसे कि आपको एम.जी. रानाडे भी मिल सकता है, महात्मा आत्माराम पांडुरंगा भी मिल सकता है, और देवेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, तो तीनों नाम याद रखना है। इन्होंने जो है वो प्रार्थना समाज की जो है स्थापना की गई थी। और इसकी बात की जाए तो 1867 में जो है इसके द्वारा की गई। दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है वो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। दयानंद सरस्वती के बाद आर्य समाज की संस्थापक, आर्य समाज, और राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। ठीक है, तो इनके भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। सोन नदी की लंबाई सबसे ज्यादा किस पठार में देखने को मिलेगी? सतपुड़ा, मालवा, बघेलखंड या मध्य भारत का पठार? तो आपके जितनी भी पठार हैं और उनकी रिवर्स नदियां हैं, तो ये मैंने एमपी का नक्शा बना दिया है। तो ये तो हमारा मध्य भारत का पठार है, ये वाला मध्य भारत का पठार है। ठीक है, ये वाला जो है वो बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है वो रीवा पन्ना का है, रीवा पन्ना। एंड ये वाला जो क्षेत्र है वो बघेलखंड का है। अब आपको पता पड़ गया होगा कि देखिए ये यहाँ पर जो अमरकंटक है ये यहीं पर है। तो इसी वाले क्षेत्र में जो है वो सोन नदी जो है वो इस तरफ बहते हुए हमीरपुर में, हमीरपुर के पास उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है वो ये बघेलखंड में दरअसल जो है वो सर्वाधिक बहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बघेलखंड। ये वाला जो क्षेत्र है वो मालवा का है, मालवा का सबसे ज्यादा क्षेत्र देखने को मिलता है। ये नर्मदा सोन घाटी है, नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है वो सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, तो इन सबको आपको याद रखना है। सर्वाधिक लंबाई जो सोन नदी के वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, अमरकंटक से निकलती है। एक बाण सागर परियोजना जो है वो परियोजना, ये आपको सोन नदी पर ही देखने को मिलेगी। एमपी, यूपी और बिहार, एमपी, यूपी और बिहार की जो है वो ये परियोजना है। 2:1:1 में जो है इसको जल विभाजन किया गया है। तो एमपी में मान के चलो 50% है, बाकी 25% जो है वो यूपी और बिहार में देखने को मिलता है इसका। सिद्ध बाबा की पहाड़ी ये किस पठार की सबसे ऊंची चोटी है? मालवा के पठार की, बुंदेलखंड के पठार की, रीवा पन्ना की पठार की, या नर्मदा सोन घाटी की? सिद्ध बाबा की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश के जो पठार हैं उनकी जो मैं आपको मेनली जो बता रहा हूँ, जैसे कि मालवा के पठार की पूछ ली जाती है, सतपुड़ा की पठार की पूछ ली जाती है, सतपुड़ा श्रेणी की, और एक बुंदेलखंड की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिद्ध बाबा की जो आपको देखने को मिलेगी वो सबसे ऊंची जो चोटी है वो बुंदेलखंड पठार की है। ठीक है, मालवा की आपको याद रखना है सिगार। ठीक है, सतपुड़ा की बता चुका हूँ, धूपगढ़ चोटी है सबसे ऊंची। एक पूछ लिया है जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर, गुरु शिखर जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ रहे हैं सिद्ध बाबा के पठार की चोटी की जो है वो लंबा ऊंचाई कितनी है, तो 17-22 मीटर जो है इसकी ऊंचाई।
नेक्स्ट है यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में, भोपाल में, अनूपपुर में या इंदौर में? देखिए, एक आपको इंदिरा गांधी जो संग्रहालय है, ठीक है, मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, एक तो एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, दोनों के नाम थोड़े यहाँ पर मिले हुए हैं, ठीक है। तो इंदिरा गांधी वो भी है, इंदिरा गांधी ये भी है। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय है, ये दरअसल आपको अनूपपुर में देखने को मिलेगा। अनूपपुर में कहाँ पर? अमरकंटक, ठीक है। और इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय संग्रहालय है, वो आपको मानव संग्रहालय, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? भोपाल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर, ठीक है। ये रानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट जो कि एशिया का पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ पर फिजिकल एजुकेशन जो है ये प्रोवाइड कराई जाती है, और ये आपको देखने को मिलेगा ग्वालियर में, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी आपको ग्वालियर में ही देखने को मिलेगी, और ये रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल इंस्टीट्यूट भी वहीं पर देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना हुई थी 1957, ठीक है, 1957 में स्थापना हुई थी, ये डेट भी आपको याद रखना है। और ग्वालियर में ही अभी आपको करंट अफेयर्स मैं बता दूं, जो ड्रोन मेला है, ड्रोन मेला कहाँ पर आयोजित किया था? ग्वालियर में ही आयोजित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया था, जो कि उड्डयन मंत्री है, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट मिनिस्ट्री है, उसमें जो है उड्डयन मंत्री जो है वो आपको देखने को मिलेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ड्रोन मेला जो है वो ग्वालियर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में खेल स्कूल संस्था स्थापित है? रीवा, सीहोर, खंडवा या रायसेन में? इसका आंसर दरअसल हो जाएगा खेल स्कूल संस्था, ठीक है। खेल स्कूल संस्था सबसे पूछी जाए, या फिर आपसे पूछा जा सकता है जो आदिवासी खेल विद्यालय है, ठीक है, आदिवासी खेल विश्वविद्यालय, ठीक है, विद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं, विद्यालय। तो ये भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? सीहोर में देखने को मिलेगा। तो दोनों ही आप याद रखना है, खेल स्कूल संस्था और आदिवासी खेल विद्यालय, ठीक है, सीहोर में देखने को मिलेगा। सीहोर में आपको भोपाल शुगर मिल देखने को मिलेगी, ठीक है, भोपाल शुगर मिल देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एक समाधि है नाना साहेब की, नाना साहेब की समाधि भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, समाधि, ठीक है। और आपको जो कुंवर चैन सिंह, कुंवर चैन सिंह जो शहीद हुए थे, वो जो सीहोर का दशहरा मैदान है, मैदान है, तो वो भी यहीं पर शहीद हुए थे, सीहोर में ही। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो ये सीहोर से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर सीहोर में एक बुधनी जगह है, बुधनी तहसील है, और इसमें जो है वो स्लीपर बनाने का जो है वो कारखाना, स्लीपर, स्लीपर रेलवे स्लीपर, ठीक है, रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना यहीं पर आपको देखने को मिलता है। तो आदिवासी खेल विश्वविद्यालय, खेल स्कूल संस्था, भोपाल शुगर मिल, नाना साहब की समाधि आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, नाना साहब पेशवा समाधि, और कुंवर चैन सिंह दशहरा मैदान में शहीद हुए थे, और बुधनी में ही स्लीपर रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और खासकर मैं आपको बता दूं, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप ध्यान से सुना करो। एंड इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आज 31 है, तो लास्ट है, इसके बाद जो है वो प्राइस बढ़ जाएंगे। तो आप आज ही जो है वो सब्सक्रिप्शन ले ला। कोड आपको यूज करना है GE10, ठीक है, इस कोड को बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, GE10 आप कोड यूज कीजिए, और यहाँ पर आपको जो है डिस्काउंट मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक, शेयर, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।